Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are starting with your fourth video on the first topic, first chapter, nature and significance of management. पिछली थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था about the features of management. In this video we will study about objectives of management. I will try to complete it. नहीं तो फिर इसके दो पार्ट होंगे, शायद फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो में मिलाकर हम पूरा पढ़ पाएंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. राइट, लेट्स स्टार्ट इट. चलिए, एज यूजुअल हमेशा मैंने हर वीडियो के स्टार्ट में आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि अपना रजिस्टर प्रॉपर्ली निकाल लीजिए और उसमें इसको सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. जहां तक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का सवाल है कि भाई मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्यों? इसीलिए ना कि हमारे कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे कि हम ये हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं. यही मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का. इन वन लाइन, अगर कोई वन लाइन में पूछे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. कोई मेरे से पूछे आप चेन्नई क्यों जा रहे हो, तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव होगा. एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. हो सकता है मेन ऑब्जेक्टिव हो वहाँ पर किसी से मीटिंग करना, या हो सकता है किसी स्कूल में लेक्चर करना, या घूमना, या चेन्नई से कहीं और की ट्रेन पकड़ के एक्चुअली कहीं और जाना. बट हर चीज़ का, हर एक्टिविटी का आमतौर पर कोई तो ऑब्जेक्टिव होता है. तो आखिर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा. एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. सो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमारी बुक्स में तीन हिस्सों में, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करके डिस्कस किया हुआ है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग माई डिस्कशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ भी अगर हम चला रहे हैं तो उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दैट इज़ द पॉइंट. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको मैं कहूँगा पॉइंट नंबर 1, वो है सर्वाइवल. खासकर शुरुआत में. आज अगर मैंने कोई नया बिजनेस खोला तो सबसे पहली मेरी चिंता होती है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना. आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किसी बिजनेस के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि दूसरी कंपनी आपको ख़त्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. नहीं, अब जियो सिम्स आई, रिलायंस जियो का एग्जाम्पल लो. कहीं ना कहीं इतना डिफ़िकल्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जियो ने, हर चीज़ फ्री, इतना ज़्यादा फ्री के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो नई कंपनी है, जो इतना पैसा लगा ही नहीं सकती, इवन जो पुरानी कंपनी चल रही हैं, वो उस टैरिफ प्लान को compete करने में कितना डिफ़िकल्ट महसूस कर रही हैं. नहीं, ऐसे ही ये स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अब इन कंपनीज़ ने इतना इतना सेल्स और इतना अपना नेटवर्क डेवलप कर लिया है कि आज की तारीख में कोई नई कंपनी इस लाइन में आएगी तो उसको सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा बिजनेस तो इन्हीं के पास जा रहा है. और ये हर लाइन में है कि जो ऑलरेडी मार्केट में लीड कर रहा होता है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि नए बंदे के लिए तो वो सफोकेटिंग हो जाता है, मर जा तू. तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में नए बिजनेस नहीं खुलते हैं. सक्सेसफुल लाइंस में लोग एंटर भी करते हैं, लेकिन उनके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा इश्यू होता है ना. तो सर्वाइवल को अगर मैं ब्रीफ नोट की फॉर्म में आपको कुछ लिखवाऊँ कि सर कुछ इस पर हम लिखें, तो इट इज़ लाइक कवरिंग द कॉस्ट. यानी कवर कॉस्ट. सर्वाइवल में क्या होगा? कवर कॉस्ट एंड अर्न सम प्रॉफिट. कुछ तो कमाओ. बिल्कुल ही बिना कमाए अगर आप रह जाते हो तो वो तो फिर कुछ पॉइंट ही नहीं बना. नहीं, तो सर्वाइवल क्या हुआ? बेसिकली कवर कॉस्ट. अब एक बिजनेस की कॉस्ट के बारे में सोचिए, कितना है. सपोज अगर हमने एक फैक्ट्री डाली है, ह्यूज कॉस्ट. पहले हमने लैंड लीज पे ली होगी या खरीदी होगी सरकार से या किसी व्यक्ति से, फिर बिल्डिंग बनाई, फिर उसमें मशीन्स लाए, फिर वर्कर एम्प्लॉय किए, उनको ट्रेनिंग दिया, रॉ मटेरियल खरीदा, नहीं, बिजली पानी की व्यवस्था की, स्टोरेज का सिस्टम क्रिएट किया, डीलरशिप्स बनाई.
अभी तो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, शुरू शुरू में आप भी समझ सकते हैं कि सपोज आपने एक नई फैक्ट्री डाली तो सामने वाला बंदा कहेगा जी पता नहीं आपका कस्टमर माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, आप उधार में दे दो, बिक जाएगा तो पैसे दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं जब हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो महीनों महीने तक तो यही नहीं पता चलेगा कि भाई हमारे उस प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। और तब तक तो कॉन्टिन्यूसली खर्चा करते जाना होगा। जब आपने फैक्ट्री खोल दी तो आपको प्रोडक्शन भी करते जाना होगा, आपको सेल्स भी करते जाना होगा, आपको एडवर्टीजमेंट भी करते जाना होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं किसी लाइन में, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं चल के देता, कोई इलाज नहीं इस बात का। अब मैं टाटा का एग्जांपल लेता हूँ। टाटा इज सच्चे सक्सेसफुल, सच्चे बिग कंपनी। जो भी चीज़ लाते हैं इनकी, चाहे वो नमक लाएं, टाटा की इवन आप बिलीव करते हैं नहीं करते, सीनियर लेवल पे, इवन हो सकता है जूनियर लेवल पे भी आती हैं, बुक्स भी आती हैं, घड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, क्या नहीं है टाटा का। कंसल्टेंसी फर्म TCS इतनी बड़ी है ना। कार्स में भी टाटा जो है वो हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, उतना नहीं लेकिन फिर भी। अब टाटा ने नैनो निकाली, करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, नहीं सक्सेस हुआ। मतलब अभी बंद तो नहीं हुआ है ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, बट ऐसे ही हिंट्स हैं कि टाटा नैनो कोई खास बिकती नहीं है, शायद पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इतनी सक्सेसफुल कंपनी, फिर भी कोई कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर सकता है, लॉस में जा सकता है। ऐसे में उस प्लांट को, उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ सकता है, या कोई नई स्ट्रैटेजी अचानक लगने पर वो चल निकले, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगेन इट इज़ द हेडेक ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ सर्वाइवल का इशू जुड़ा हुआ है ना। तो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नंबर 1। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो वैसा है जैसे भाई जीने के लिए खाना तो है ही है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो मैं ऐसा दिखाने वाला हूँ आपको, दैट इज़ प्रॉफिट। अब कोई भी दुनिया का बिजनेस हो उसको प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट ही सर्वाइवल इंश्योर करेगा, प्रॉफिट ही ग्रोथ इंश्योर करेगा। ग्रो भी तो करना है। आज अगर हम 10 मशीन्स लगा के बैठे तो क्या 10 पे ही लगे ना सारी ज़िंदगी, आगे भी तो बढ़ना है। तो वो जो ग्रोथ है वो सिर्फ प्रॉफिट से ही निकलेगी। तो प्रॉफिट कमाना तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। सो प्रॉफिट इज एसेंशियल, लिखिएगा, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि सर्वाइवल भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम लॉस में जा रहे होंगे तभी प्रॉब्लम आती है। ग्रोथ, ग्रो करना जरूरी है, एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मोर और लेस एक ही आप मान सकते हो, कि जरूर नहीं कि आप इसमें डिफरेंस करके इस चीज को समझें। मोर और लेस आप दोनों को एक सा भी मान सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा सर्वाइवल, और दूसरा अब हमने पॉइंट पढ़ा है दिस इज अबाउट प्रॉफिट। ठीक है जी। चलिए तीसरा पॉइंट अब हम पढ़ेंगे, एंड एज सच ये प्रॉफिट में इनडायरेक्टली हमने कवर किया, लेकिन फिर भी इसको सभी बुक्स में अलग से दिया गया है, एंड दैट इज ग्रोथ, राइट। ग्रोथ जो है वो हर तरह से होनी चाहिए। अच्छा तो तभी लगता है, मैं लिखता हूँ कुछ पॉइंट, आप पहले लिखिए, बहुत आसान है, ग्रोथ आप समझते ही हैं, आगे बढ़ना। सो ग्रोथ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेल, नहीं जो भी हमारी सेल है, माना पूरे साल की हमारी टर्नओवर 5 करोड़ है, तो अब हर साल बढ़नी चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर मैनेजमेंट क्या हुई, नहीं कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रेशर तो होता है कि भाई जो भी हमारी सेल है उसको बढ़ाया जाए। सो देयर शुड बी अ ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ सेल्स। देन अगर किसी की ब्रांचेस हैं तो देयर शुड बी ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस। कहीं ना कहीं जब तक वो ब्रांचेस बढ़ती नहीं तब तक भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, या एक ये डर बना रहता है कि कल को कोई और आदमी ज़्यादा ब्रांचेस खोल के नए नए एरियाज़ में एंटर करके हमें ख़त्म ना कर दे, वो हमसे बड़ा ना बन जाए। हर बिजनेस को अपना जो भी स्टेटस है वो मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो ग्रोथ के अंदर ये नंबर ऑफ ब्रांचेस का भी चक्कर होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का भी होता है। आज हम कितने प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स निकालें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। तो ग्रोथ जो है वो हर सेंस में चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूस। तो जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट सरवाइव करना है ऑर्गेनाइजेशनल एंगल से अगर हम देखें, तो वहीं हमारा ऑब्जेक्ट ग्रो करना भी है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाइन में एंटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हो हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। लैंड बैंक होता है कई कंपनीज़ के पास की बहुत सारी ज़मीनें खरीदी हुई हैं, बैंक बैलेंस में ग्रोथ हो, है ना। हर तरह से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, एवरीथिंग,
द कंपनी हैज़ टू ग्रो इन एवरी डायरेक्शन, नहीं तो तब वो माना जाता है कि यस दिस मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल। करेक्ट जी। चलिए, ये तो हमने जो आपको बताए वो थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हम बात करेंगे सोशल गोल्स की। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की ही स्पेशली बात कर रहा हूँ, किसी समाज में ही स्थापित है। अगर जंगल में भी जाके खोली है तो वहाँ पर भी धीरे धीरे एक समाज डेवलप हो जाता है। और ख़ासकर जंगल में जाके जब कंपनी कोई बिजनेस खोलती है तो वहाँ तो समाज खुद ही डेवलप करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे में खुद ही वहाँ पर रोड्स बनवाती हैं, स्कूल्स बनवाती हैं, घर बनवाती हैं, हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, क्योंकि हर चीज़ हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, और कई बार ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा लोग अभी नहीं रहते, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने में हो सकता है बिलीव ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है उन इलाकों में सर्विस देने का, प्रोडक्ट्स देने का, रोड्स देने का, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स देने का, जहाँ ह्यूज पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसे में फिर वो कंपनी के ऊपर ही सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इन जनरल भी अगर हम जंगल में जाके प्रोजेक्ट शुरू करने की बात ना भी करें तो भी ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप समाज में रह रहे हो तो समाज के लिए कुछ करो, नहीं तो चलिए इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पैरा हम लिखते हैं। इट सेज दैट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is a part of every business organization is a part of society, right? Every business organization is a part of society. Now it utilizes various resources. It utilizes various resources of society. भाई देखो, कहीं ना कहीं जब हम एक कंपनी बनाते हैं, है ना, जब हम कंपनी बना देते हैं तो हम लोग तो उसमें काम करने के लिए समाज से ही ले रहे ना। सपोज हमने पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉय किया, क्या हमने उनको खुद पढ़ाया है? नहीं। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को हमने समाज से लिया और अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। कहीं ना कहीं हमने पढ़े लिखे लोगों को लिया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर लिया, तो समाज से लिया ना। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने समाज से शायद कुछ लिया ही नहीं, बिल्कुल ये तो लिया ना। अब आप सोचिए, आपने अपना प्रोडक्ट बनाया और आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए व्हीकल्स खरीद रहे हैं। चलो व्हीकल तो, लेकिन फिर वही बात, जो ड्राइवर है जो उसको सामान को लेके जाएगा, जो लेबर है वो तो उसी समाज में रहती है ना। तो आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि भाई बस ये सोच नहीं कर सकते कि भाई ठीक है काम कर रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं, हम पैसा तो उनको दे ही रहे हैं। ये सोच एक अच्छी सोच नहीं है। देखिए, अभी आप 12th में हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, कल आप अपना बिजनेस खोलेंगे या किसी बिजनेसमैन के यहाँ पर जॉब करेंगे किसी अच्छी पोस्ट पर, तो आपकी सोच हमेशा ना समाज के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो बस पैसा फेंकेंगे और काम करवाएंगे। वो अप्रोच सही नहीं है कि भाई कंपनी जो है वो सिर्फ बस पैसा कमाने के लिए ही एग्जिस्ट कर रही है। सर आपने तो पहले बताया ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे को सर्वाइवल है, हमारा प्रॉफिट है, हमारा ग्रोथ है। सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है बस। ऐसी सोच के साथ कंपनी रेपुटेशन गेन नहीं कर सकती। लॉन्ग रन में मैं कहूँगा कि इवन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, ध्यान से सुनिए, मैं ये कहूँगा लॉन्ग रन में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना भी कंपनी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। नहीं तो लोग उस कंपनी को डिसलाइक करने लगते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, तो फिर तो तोल दीजिए कम सामान, दे दीजिए आउटडेटेड प्रोडक्ट, घटिया सामान, होने दीजिए जो होता है। एक बार अगर आप कस्टमर्स को चीट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी से मैच नहीं करता। किसी भी कंपनी को चाहिए जिस समाज में रह रही है उसके उत्थान, उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी सोचे, राइट। चलिए, तो अगर हम मेन जो है उसके बारे में सोचें तो उससे पहले एक लाइन और लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको इसके मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी लिखवाऊंगा, राइट। तो इसके बारे में लिखिएगा कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस टू ऑल्सो serve the society.
इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस टू आल्सो सर्व द सोसाइटी। अब किस तरह से सर्व कर सकते हैं, किस तरह से नहीं, ये लिख लीजिए ध्यान से। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस टू आल्सो सर्व द सोसाइटी। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो है हम पॉइंट्स कवर करेंगे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हैं। तो चलिए लिखिएगा, फ्यू ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी। क्या क्या हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, मतलब कुछ क्या, इतने ही अगर आप याद कर लें तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं। दिस इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने कवर किया है। आज सभी कंपनीज ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरफ भाग रही हैं। डेफिनेटली ऑटोमेशन बेनिफिशियल है। कोई भी चीज़ अगर हम ऑटोमेटिक करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बेटर आते हैं, काम अच्छा होता है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है। बट कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करे। हर वक्त अगर ऐसा ही प्रोसेस चुनेगी जिसमें 10 की जगह 1 आदमी से काम होगा, तो इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहाँ ह्यूज पॉपुलेशन है, फिर तो आने वाले टाइम में लोग बहुत अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और वो सही चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट्स भी लाने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हर समय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचे, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। भी का मतलब कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी लाए जिसमें सिंपल लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके, उससे इलाके की जो गरीबी है वो दूर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। आफ्टर ऑल हर वक्त सिर्फ पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं हो। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा काम जहाँ तक हो सके ना करें या ध्यान रखें जिससे कोई गंदगी ना फैले। सो प्रमोटिंग क्लीनिनेस, ये डेफिनेटली स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है, तो एक चाहिए कि भाई क्लीननेस जितना हो सके कूड़ा ना फेंके। अब कई कंपनीज तो आई एम सॉरी टू से शायद उनकी मजबूरी होती है, लेकिन वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को गंगा जैसी पवित्र नदियों में भी फेंक देती हैं। अब ये जो है ना, दिस इज़ टोटली अगेंस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करोगे, अब उसमें कितनी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो उसमें रहते हैं, जो नदियों में जो जंतु हैं, मछलियां हैं, मैं सिंपल बोलूँ तो वो मर जाती हैं, और पानी गंदा होता है, लोग उसमें नहाते हैं, पीते हैं, उन सबको बीमारियां होती हैं। फिर तो कंपनी बस अपने प्रॉफिट के लिए ही देख रही है, इसका मतलब तो ये हुआ है ना। सो क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एजुकेशन को कंपनी को चाहिए प्रमोट करे, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे, उनके बच्चों के लिए हो सके स्कूल खोले, या वो डिफरेंट स्कूल्स में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ हेल्प करे। ऐसे ही हेल्थ के ऊपर भी जहाँ तक हो सके कंपनी को काम करना चाहिए। पहले तो खुद अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी हेल्थ कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करे, नहीं एम्प्लॉयज़ के लिए एक हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा उनके अंदर हेल्थ अवेयरनेस लाए, और साथ में अगर कोई बीमार है तो कंपनी को कोशिश, अब एक छोटी कंपनी हो सकता है सर्वाइव ही ना कर पा रही हो, लॉस में जा रही हो, तो शायद वो नहीं कर पाएगी। बट एटलीस्ट उन कंपनीज़ को जिनके पास ह्यूज प्रॉफिट है, साल का हजारों करोड़ों में प्रॉफिट है, उनको चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करें। राइट, चलिए थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, अब वही जो मैंने कहा, अब जैसे हमारा पानी उठा के फेंक दिया, ऐसे कई लोग होते हैं जो पोल्यूटेंट्स छोड़ते हैं हवा में, अब उसी हवा को सब सांस ले रहे हैं, है ना, उसी हवा में सब सांस ले रहे हैं। तो ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे लोग बीमार पड़ जाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करें, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना उठाएं जिससे पोल्यूशन इंक्रीज हो। So using environment friendly methods of production, that should be again one of the objective of the management. एक मैनेजमेंट को चाहिए कि वो environment friendly जो है methods of production को यूज़ करे। राइट, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यस, मार्केट में हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई करें। हम ये ना सोचें कि भाई पैसा कमाना है तो चलो ऐसा प्रोडक्ट देते हैं घटिया जो उल्टा और जल्दी अच्छा है, ख़त्म हो जाए तो लोग बार बार हमारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। नहीं, द कंपनी शुड ट्राई टू लाइक क्रिएट अ वेरी गुड गुडविल फॉर इट्स ओन, और गुडविल आएगी क्वालिटी प्रोडक्ट्स से, है ना।
सो वी शुड ट्राई टू गिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल पॉलिसीज, रीजनेबल प्राइसेस, है ना। तो यानी कि अगर हम रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जो कंपनी ये सोचेगी कि भाई मरने दो लोगों को, हमें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, वो अपने आउटडेटेड प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को भी बेचने की कोशिश करेगी, ये सोच के कि देखा जाएगा, सामान ख़राब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, फैक्ट्री के मैनेजर ने इन्फॉर्म भी कर दिया कि सर ये पीस ख़राब है या सेफ्टी के एंगल से ठीक नहीं है, फिर भी हमने कहा भाई अब तो इसमें इतना पैसा लग चुका, जो भी है पैकेट को बंद करो और भेजो मार्केट में, जो होगा देखा जाएगा। ये एटीट्यूड सही नहीं है ना, ये एटीट्यूड सही नहीं है। इससे लोगों की बहुत जो ये कह सकते हैं कि बीमार पड़ सकते हैं, या उनके लिए एक बहुत रिस्की चीज़ हो सकती है। इसके अलावा कंपनी और भी सोशल प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकती है, जो कि डिपेंड करता है कि उनके पास कितने प्रॉफिट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो मैं उनके बारे में भी लिखवा देता हूँ आपको, लाइक अदर सोशल प्रोजेक्ट्स, कुछ और सोशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कंपनी जाने की सोच सकती है, लाइक ड्रिंकिंग वाटर। हम अगर बड़े शहर में पढ़ते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, तो शायद ड्रिंकिंग वाटर इतनी बड़ी समस्या नहीं लगती होगी, बट उन गाँव के बारे में सोचिए जहाँ अभी तक प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू पानी नहीं आ रहा, वो आज भी कुएं से पानी भर रहे हैं या नहर से पानी भर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई कंपनी थोड़ा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्रिएट कर दे, या लोगों के लिए कोई कम्युनिटी हॉल बना दे, है ना, या कोई प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ का प्रोजेक्ट ले ले, कितना ये ज़रूरी है पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, है ना, या कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट ले ले, या कोई, आप समझिए ना, सारे ही हैं। आज किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की तो ज़रूरत है। एजुकेशन है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल कॉलेज है ना। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अदर सोशल प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। जितना ज़्यादा इसको करेंगे, इसके अलावा आजकल एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। देखिए जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो 1 एकड़ ऑफ लैंड में हमसे ज़्यादा आउटपुट निकाल लेती हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को, फार्मर्स को एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग देना भी अपने आप में एक सोशल सर्विस है, क्योंकि उससे वो आउटपुट बेटर निकाल पाएंगे और ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने अपनी तरफ से आपको ये जो है सारे पॉइंट्स कवर किए। पहले मैंने आपका ये वाला पॉइंट लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें मैंने सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट की बात की, ग्रोथ की। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने जो पॉइंट्स पढ़े, उसके अंदर अगर मैं हाईलाइट करूं तो एक तो हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की, है ना। एक हमने बात की मेनली क्लीनिनेस के बारे में, इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। फिर हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स के बारे में बात की। फिर हमने क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात की। और लास्ट में फिर हमने अदर एक्टिविटीज़ की भी बात की, जितनी भी हो जाए अदर सोशल प्रोजेक्ट्स, उसमें फिर हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की अलग अलग बात की, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिटी हॉल, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, एजुकेशन, हॉस्पिटल, कॉलेज, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। ठीक है ना। तो आप पढ़ते जाइए इसको। अभी जैसा मैंने कहा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।